इन दिनों देश भर में वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चा में है। दिल्ली की एंटी करप्शन टीम ने ओखला से विधायक अमातुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए एक घोटाले में जेल भेज दिया है, गिरफ्तार किया है। उधर तमिलनाडु के एक गांव को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया है। गांव की जनसंख्या 90% हिंदू बहुल है और वहां पे एक 1500 साल पुराना मंदिर भी बना हुआ है। अब चर्चा का विषय यह है कि आखिर ये बोर्ड है क्या और कैसे इसने संपत्ति अपनी घोषित कर दी। क्या ऐसा भी कोई बोर्ड है जिसे अपनी संपत्ति घोषित करने का भी अधिकार है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बने रहिए अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जो है दबाना न भूलें। हम समय समय पे आपको इस तरह की रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे, नए नए अपडेट्स देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है। उससे पहले एक रोचक जानकारी देते हैं। वो जानकारी ये है कि क्या आपको पता है कि भारत में 3 सबसे ज़्यादा ज़मीन वाले संस्थाएं कौन सी हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है? तो आपको जान के हैरानी होगी। सबसे पहला नाम तो है भारतीय सेना का, और दूसरा भारतीय रेलवे, और तीसरा नाम सुन के आप चौंक जाएंगे। तीसरा नाम है वक्फ बोर्ड। भारतीय सेना के पास 18 लाख एकड़ ज़मीन है, भारतीय रेलवे के पास 13 लाख एकड़ ज़मीन है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ ज़मीन है। और इससे भी एक रोचक जानकारी और भी है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ ज़मीन थी, जो कि 13 साल में, महज 13 साल में बढ़ के 8 लाख एकड़ हो गई, मतलब 2 गुना हो गई। अब सवाल ये बनता है कि 13 सालों में ज़मीन इतनी ज़्यादा कैसे हो गई, 2 गुनी कैसी हो गई? तो इसके लिए वक्फ बोर्ड के लिए जो बनाए हुए हमारे कानून है, हमारा देश के कानून है, वो उसकी मदद करते हैं और उनका काफ़ी सहयोग करते हैं। वक्फ बोर्ड की मनमानी के लिए ये कानून जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड को क्यों बनाया गया, क्यों बना और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और क्या प्रारूप है, क्या कानून है। दरअसल इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, आज़ादी के समय जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब 2 देश बने, एक पाकिस्तान और एक भारत। चूँकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था तो लोगों का भी इधर उधर आवागमन हुआ। हिंदू हिंदुस्तान आए और मुसलमान पाकिस्तान गए। हालांकि सभी पाकिस्तान नहीं गए, फिर भी बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान गए और बहुत सारे हिंदू जो है पाकिस्तान से भारत आए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पलायन करने वाले लोग थे, जो माइग्रेशन वाले लोग थे, उन लोगों के बीच में जो है उन लोगों के बीच के जो संपत्ति थी, उनकी जो संपत्ति थी उसके लिए जो है उसके आदान प्रदान के कुछ नियम बनाए गए। लेकिन जैसे नेहरू और लियाकत के अन्य सारे समझौतों का जो हश्र हुआ, वही हश्र कुछ इस समझौते का भी हुआ। उसका असर ये हुआ कि जो भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान गए, उन्होंने तो वहाँ के हिंदुओं की ज़मीन कब्जा कर ली, जो हिंदू हिंदुस्तान आए थे। लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान गए यहाँ से हिंदुस्तान में अपनी संपत्ति छोड़ के, उसे भारत सरकार ने किसी को कब्जा नहीं करने दिया और उसके लिए एक बोर्ड बना दिया और नाम दिया वक्फ बोर्ड। उस बोर्ड में वो सारी संपत्तियां आती हैं जो उस समय पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की थी। 1955 में ये एक्ट बना और एक्ट के कुछ प्रावधान ऐसे थे कि मान लीजिए कोई संपत्ति आपकी है, किसी की है, और वक्फ बोर्ड कहता है कि संपत्ति हमारी है, तो ये साबित करने के लिए वक्फ बोर्ड को कोई कागज़ नहीं दिखाने हैं, बल्कि आपको स्वयं को ये कागज़ दिखाने हैं कि वो संपत्ति आपकी है या नहीं है, ये प्रूफ करना है। आप अपने कागज़ों से प्रूफ करेंगे। क्योंकि अभी भी भारत में बहुत सारे गांव हैं, ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जहाँ पे लोगों के पास कागजात नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उससे वक्फ बोर्ड को बड़ी आसानी हुई लोगों की ज़मीन जो है कब्जा करने में, हथियाने में, काफ़ी हद तक जो है इसमें उसने किया। सेम ऐसा ही मामला कभी देखने में आया है तमिलनाडु में, जो इस गाँव को वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी बताया है। हालांकि उसमें एक 1995 में एक समझौता जो है 1995 में वक्फ बोर्ड के जो एक्ट था उसमें कुछ संशोधन किया गया। वो संशोधन ऐसा था जो वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान कर रहा था। वो संशोधन क्या था? उस संशोधन के अंतर्गत वक्फ बोर्ड जो था वो कोई भी संपत्ति, अपनी संपत्ति बता के उस पर दावा कर सकता था। अब जो 1995 में जो संशोधन किया गया
उसमें ये बढ़ा दिया गया कि वक्फ बोर्ड किसी की निजी संपत्ति पे अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अपनी निजी संपत्ति साबित कैसे होगी। जवाब हम आपको पहले दे चुके हैं कि अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि ये संपत्ति उसकी है तो वो अपना दावा कर सकती है, और जो उसका वारिस है, मतलब जो कई सालों से जिसका उस पर कब्जा है, वो वक्फ बोर्ड को अपने कागजात दिखाएगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड के द्वारा बनाए गए पैनल में ही जो है याचिका दायर करेगा। वक्फ बोर्ड में सारे मुस्लिम भी हो सकते हैं, अन्य लोगों की भी प्रावधान है, लेकिन ये देखने में आया है अधिकतर मुसलमान ही होते हैं। अब ये अगर वहाँ से वो केस हार जाता है व्यक्ति, क्योंकि वक्फ बोर्ड का खुद का पैनल है, खुद ही दावा कर रहा है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते और आप उसी के जो है एक रिव्यू पिटीशन टाइप का जो होता है, मतलब उसके ट्रिब्यूनल में आप फिर से जो है याचिका दाखिल कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसा बोर्ड भारत में बनाया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया गया, तत्कालीन परिस्थितियां रही होंगी, हो सकता है कोई कारण रहा हो, लेकिन सोचिए कि ऐसा भी कानून इस देश में है कि वो किसी को अपनी संपत्ति से, आपकी संपत्ति से बेदखल कर सकता है। जैसा कि अभी एक तमिलनाडु की एक गांव में हुआ, वक्फ बोर्ड कह रहा है कि वो संपत्ति हमारी है, जबकि वो गांव 1500 साल पुराना, उस गांव में मंदिर बना हुआ है, वो गांव हिंदू बहुल है। अब सोचिए, इस्लाम जिसके नाम पे वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिस धर्म को आधार मान के वक्फ बोर्ड बनाया गया, वही 1400 साल पुराना है, फिर भी वक्फ बोर्ड जो कह रहा है कि वो गांव जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब आप सोचिए कि आज के वक्त में क्या भारत जैसे सेकुलर देश में इस तरह की कानून की जरूरत है? क्या इस तरह के किसी बोर्ड की जरूरत है? जबकि देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, 32 राज्यों के अलग अलग बोर्ड हैं, उसमें अलग अलग कई सारे उनके वो अधिकारी सचिव, कई सारे नेता लोग उसके जो है मुस्लिम लीडर्स जो हैं उनके उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, उन पे काफ़ी खर्चा भी किया जा रहा है, संपत्तियां उनकी लगातार बढ़ रही हैं, लोग उनसे परेशान हैं क्योंकि वो किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। आपने देखा अभी आंकड़ों में ही 2009 में उनकी 4 लाख एकड़ संपत्ति थी जो कि 8 लाख एकड़ हो गई। क्या भारत जैसे सेकुलर देश में इस तरह के कानून अब प्रासंगिक हैं? क्या भारत जैसे देश में इस तरह के कानूनों की जरूरत है? इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय कोर्ट गए हुए हैं। अब देखना यह है कि इस पे सरकार का क्या रुख होता है। आपका क्या रुख है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे, बताते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे चैनल में हमारे साथ। धन्यवाद आपका।